नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याकूब काजी हूँ। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आपसे चंद इन्फॉर्मेशंस और पोलियो के बारे में चंद मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि मैं पोलियो के बारे में बात करूँ, मैं आपको इस बात के बारे में या इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ कि 20वीं सदी के अंदर जो बहुत बड़ी कामयाबियाँ हुई हैं मेडिकल साइंस में, उसमें एक तो चेचक का, स्मॉल पॉक्स का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हुआ है और पोलियो का तकरीबन पूरी दुनिया में ख़ात्मा हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती से 4-5 ममालिक ऐसे रह गए हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, जहाँ आज भी पोलियो के केसेस हो रहे हैं। इस बारे में कोई शक शुबा नहीं है कि पोलियो एक इंतहाई मूज़ी, इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई तकलीफ़ दे और परेशान कुन मर्ज़ है। हमारे यहाँ इसके केसेस पिछले साल तकरीबन 200 के करीब रिपोर्ट हुए हैं, जो कि वन ऑफ़ द हाईएस्ट पोलियो कंटेनिंग एरिया को इंडिकेट करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पोलियो के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह यह है कि बीमारियों की कोई सरहदें नहीं होती, बाउंड्रीज़ नहीं होती, और जहाँ पे वॉर चल रही हो या पोलियो की मुहिम यानी पोलियो की वैक्सीनेशन उन लोगों तक ना पहुँच सके, जैसा कि हम दहशतगर्दी का शिकार रहे, अफ़गान वार चल पड़ी, जिसकी वजह से बेशुमार लोग महाजर बने और महाजर कैंप्स में आना शुरू हो गए और हमारी तमाम लोगों तक रसाई मुश्किल हो गई। उस वजह से इस बीमारी को दोबारा पनपने का हमारे मुल्क में मौका मिल गया और आज भी इस साल तकरीबन 12 केसेस पोलियो के रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि एक तिब्बी नुक्ता नज़र से परेशान कुन सूरत हाल है। और ये परेशानी हम उस वक्त तक दूर नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर, आवाम के अंदर, माँ बाप के अंदर, बच्चों के अंदर, तालिब इल्मों के अंदर, बल्कि पूरी कौम के अंदर इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए शऊर, जज्बा और मैं समझता हूँ एक जिहादी कुव्वत या तहरीक पैदा नहीं कर पाते। ये बीमारी जो है ये एक वायरस से फैलती है, जिसकी 3 किस्में हैं। इसको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कहते हैं। ये तीनों वायरसेस जो हैं हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद, यानी ये दाखिल मुंह के रास्ते होते हैं और हमारी ग़िज़ा में, पानी में या दूसरी वो अशिया जो खाने पीने में इस्तेमाल हो सकती हैं, उनके ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और ये वायरस दाखिल होने के बाद हमारे एसाब के ऊपर एक्ट करता है। इस बात से मुराद ये है हमारी नर्व्स, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे जिस्म का निज़ाम जो चल रहा है, उसके अंदर हमारे एसाबी निज़ाम का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, बल्कि ये बॉडी का मास्टर कंट्रोल है। और इस कंट्रोल के अंदर ये वायरस जो है पहुंचने के बाद मुख्तलिफ़ जगह पे इसकी वायर्स को, एसाब को काट देता है। ये ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे जैसे चूहा आपके कंप्यूटर की तारें काट दे या आपके फ्रिज के तारें या निज़ाम को काट दे और मुकम्मल तौर पे नाकिस कर दे। हमारे जिस्म के जो हिस्से वायरस से मुतासर होते हैं, वो नर्व्स, उनके आगे वाला जिस्म का वो हिस्सा या उज़्व जो है वो काम करना छोड़ देता है, जिसको आम तौर पे हम फालिज की इलामत कहते हैं या फालिज की बीमारी कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बीमारी जो है जब एक दफ़ा हो जाए तो ये नाकाबिले इलाज है। जैसा मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जिस्म के अंदर ये वायरस दाखिल होने के बाद एसाबी निज़ाम को मुतासर करता है और इसका इफ़ेक्ट या इसके असरात जिस्म के तमाम हिस्सों पर हो सकते हैं। दिमाग के ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कई दफ़ा ये गर्दन तोड़ बुखार की कैफियत पैदा कर देता है, या गले, हलक और सांस के जो निज़ाम है, इसके फालिज के ज़रिए कई दफ़ा फ़ौरी तौर पे बच्चे की या जिस आदमी की या जिस शख्स को भी ये बीमारी लाहक हो, उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। या जिस्म के बहुत अहम हिस्सों को, बाजुओं को, टांगों को, कमर को, पट्ठों को या सांस के पट्ठों को ये मफलूज कर देता है, जिसकी वजह से चलना फिरना तो दरकिनार, सांस लेना भी दोबर हो जाता है। और इस वायरस को जब एक दफ़ा जिस्म में दाखिल हो जाए तो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। इसकी जो बेसिक रीज़न है या बेसिक वजह है, ये उन मुल्क ममालिक में चंद एक में रह गया है जहाँ पे
लोगों को बुनियादी सेहत की या बुनियादी आसाइश रिहाइश की वो सहूलतें मैसर नहीं हैं जिसको हम बेसिक अमेनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी पीने का साफ़ पानी और सैनिटेशन, यानी हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक इंसान के जो फाजिल मादे हैं या फुजला है उसके डिस्पोज़ल का प्रॉपर बंदोबस्त ना हो। ऐसे मुआशरे के अंदर ये वायरस को पनपने का, फैलने का मौका मिल जाता है और हमारे यहाँ इसको पनपने का और फैलने का मौका बड़ी आसानी से इसलिए मैसर हो जाता है कि हमारे बहुत छोटे छोटे घर और बग़ैर किसी प्लानिंग के बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ जो बन रही हैं जहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, सीवरेज का सिस्टम का निज़ाम नाक़िस है, उसके नतीजे में तमाम वायरल इन्फेक्शंस हमारे यहाँ ज़्यादा हैं और ये भी पोलियो भी इसी तरीके से फैल कर हमारे तमाम लोगों को मुतासर कर रहा है। जिन बच्चों को पोलियो का एक दफ़ा अटैक हो जाता है, इनका अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी तशख़ीस का क्या ज़रिया है। असल में इसकी तशख़ीस तो पोलियो के वायरस को डिटेक्ट करना है। पोलियो के वायरस को हम इंसानी जिस्म के अंदर खून में से ब्लड का सैंपल लेके या ये पखाने के ज़रिए जब खारिज होता है, यूरिन के ज़रिए खारिज होता है, उसको लेके उसका हम कल्चर करते हैं। उसका स्पेशल तरीका होता है, उसके ज़रिए हम पोलियो के वायरस की मौजूदगी का 100% यकीन तो कर सकते हैं और उसके साथ हम उस इलाके में, उस एरिया में जहाँ से ये पोलियो वायरस का ये बच्चा या ये फ़र्द शिकार हुआ है, उसमें हम मैस वैक्सीनेशन यानी उस इलाके में अपनी मुहिम को तेज़ करके दूसरे बच्चों को बचा तो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा या वो फ़र्द जो इसका शिकार हुआ है उसको शायद हम ज़िंदगी के उन कठिन मराहिल से उस तरीके से ना बचा सकें जिस तरह हम आम बीमारियों में जो मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज होती हैं वापस ला सकते हैं। ये बच्चा तकरीबन हमेशा किसी न किसी फॉर्म में माजूरी का शिकार रहेगा। इसका इलाज बहुत मुश्किल है। वह फौरी तौर पे हमें ऐसे बच्चों के लिए फ़िज़ियोथेरेपी करवाना पड़ती है, जो कि हर रोज़ करवाना पड़ती है। बच्चे को अस्पताल लाना, ले जाना, दोबारा रोज़ाना वर्जिश के महकमे में ले जाना एक ख़ासा मुश्किल काम है। और उस कैफियत में जब माँ बाप इस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहे हैं कि इस बच्चे की टांगें पता नहीं काम करेंगी, कितने फ़ीसद काम करेंगी, इसका बाजू चलेगा नहीं चलेगा, ये बच्चा स्कूल जा सकेगा नहीं जा सकेगा, ये वो अहम चीज़ें हैं, ये वो अहम सवाल हैं जो हर माँ बाप के अंदर और उस बच्चे के अपने अंदर भी उठ रहे होते हैं और जिनका हमारे पास कोई तसल्ली बख्श जवाब इसलिए नहीं होता कि हम उनको ये बताते हैं कि इस बच्चे की हम माजूरी कम करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये शायद ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपनी वो मुकम्मल सेहत हासिल ना कर सके, अपना वो मुकम्मल पोटेंशियल जो इसके अंदर मौजूद था उससे महरूम रहे, जो कि एक इंतहाई तकलीफ़ दे अमर है उस फ़र्द के लिए, उस ख़ानदान के लिए, पूरे मुआशरे के लिए, पूरे मुल्क के लिए। इसीलिए हम समझते हैं कि हम तमाम लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि इसके बारे में लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें। फिर अमूमी तौर पे लोगों का ख़्याल ये होता है कि जब हम हिफाजती टीके लगवा लेते हैं तो हम महफूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए पोलियो डे स्पेशली उन मुल्कों में बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ और बड़ी इंतहाई खलूस के साथ मनाए इसलिए जा रहे होते हैं या उनको इस तरीके से एडवर्टाइज़ किया जा रहा होता है और पूरी कोशिश की जा रही होती है कि हम चाहते हैं कि हम 100% लोगों तक उस दिन पहुँचें
ताकि हमारी मुल्क का ये कीमती सरमाया जो है वो बच सके। हर मुल्क का सरमाया उसके बच्चे होते हैं। बाकी ममालिक में ये तादाद बहुत कम है। मसलन कई मुल्कों में अगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरी दुनिया की जो आबादी है तकरीबन 6.5 अरब, उसमें 1/4 बच्चे हैं, और हमारे यहाँ 15 साल से छोटे बच्चों की ये शरह उससे भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ तकरीबन ये बच्चे जो हैं 52 से 55% इनकी तादाद है, और इनमें से 20-25% बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 5 हैं, जो 5 साल से छोटे हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं जिनको महफूज करना, पोलियो से बचाना, तमाम उन बीमारियों से बचाना जिनके हिफाजती टीके मौजूद हैं, ये तमाम मुआशरे की हमारी हुकूमती ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब तक लोगों के अंदर शऊर पैदा ना हो, आगाही ना हो, अकेले हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी और इन बीमारियों से इनको कभी बचा नहीं सकेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर ये शऊर पैदा हो, और मेरी तवक्को उन लोगों से है जो इस माशरे में पढ़े लिखे हैं, जो शऊर रखते हैं, उन तालब इल्मों से, उन उसातिज़ा से, उन उलमा से, और उन पढ़े लिखे लोगों से जो माशरे के अंदर अपने आप को सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल वर्कर्स के तौर पे जाने जाते हैं, और वो सियासी क़यादत जो लोगों की भलाई के लिए सामने आती है। इन तमाम लोगों के अंदर एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि एक ऐसी मूज़ी मर्ज़ से लोगों को बचाने के लिए उनके अंदर शऊर पैदा करें। उलमा से और उसातिज़ा से मेरी खुसूसी तौर पे ये दरख्वास्त होगी कि वो उन बच्चों को या उन लोगों को जिनके साथ उनका कांटेक्ट होता है, जिनको वो ख़िताब कर रहे होते हैं, जिनसे उनका हर रोज़ इंटरेक्शन होता है, उनको इस बीमारी के बारे में इतनी आगाही दें, इतना शऊर पैदा करें कि वो तमाम लोग पोलियो डेज़ के ऊपर वहाँ अगर टीम उनके तक नहीं पहुँच, टीम उन तक रसाई हासिल नहीं कर सकी, तो ये ख़ुद वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुँचकर इंश्योर करें, यानी इस बात की यकीन दहानी करें या कराएं कि उनके महल्ले के तमाम लोग, उनकी कम्युनिटी के तमाम लोग, उनके हल्का असर के अंदर जितने लोग हैं, वो सब पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिला चुके हैं। एक चीज़ याद रखिए, पोलियो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों को, पोलियो किसी उम्र में भी हो सकता है। आपने देखा होगा, आप हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, आपको वहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। जो डॉक्टर्स बाहर के ममालिक में जॉब करने जाते हैं, उनको पोलियो के कतरे दोबारा पिलाए जाते हैं, क्योंकि बीमारियों की कोई सरहदें नहीं होती। एक दफ़ा ये किसी जगह फैलना शुरू हो जाए दुनिया के किसी खित्ते में, तो ये लोगों को इसी तरह माजूर करना शुरू कर देगी। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली 1948 में हमारे लेट प्रोफेसर SM के वास्ती साहब ने जब पहला केस रिपोर्ट किया तो दुनिया हैरान हो गई। इस रीजन में पोलियो नहीं था, और जब पोलियो की पहला केस रिपोर्ट हुआ तो तमाम लोग, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके पीछे लग गईं कि ये मुल्क के अंदर खौफ व हरास फैला रहे हैं। दरअसल वो शऊर था उनके अंदर, वो एहसास ज़िम्मेदारी था जिसने कौम को एक, या पाकिस्तान के लोगों को एक अवेयरनेस दी, इंफॉर्मेशन दी कि इस मुल्क के अंदर पोलियो पैदा होना शुरू हो गया है। अगर हम उसी वक्त इस बीमारी को कर्टेल कर लेते और इसको बड़ी मैस वैक्सीनेशन के ज़रिए, हिफाजती टीके या कतरे उस वक्त भी मौजूद थे, तो हम इस बीमारी को वहीं पे रोक सकते थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हम तमाम लोगों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होगा, हम इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। हम उन 4 ममालिक में दुनिया में शामिल हैं जिनके अंदर ये पोलियो वायरस मौजूद है। इसकी हिफाजती तदाबीर के अंदर जहाँ जनरल मतलब मैं समझता हूँ सैनिटेशन के लेवल को, या आप समझें कि वो ज़िंदगी की बहुत अहम सहूलतें हैं जो हर डेवलप्ड वर्ल्ड में, तरक्की याफ्ता मालिक में हर इंसान को मुयस्सर हैं, जिसमें पीने का साफ़ पानी शामिल है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक सैनिटेशन की सहूलतें मुयस्सर हैं। यानी हमारे यहाँ जो हमारे घर से जो पानी इस्तेमाल शुदा निकलता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं, उसके जौहर बन जाते हैं, और वो जौहर खड़े रहते हैं, वो बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। वो पानी दोबारा ज़मीन में, सॉइल में जाके बीमारियां साथ लेके, जरासीम साथ लेके दोबारा हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, या हमारे खाने पीने की अशिया में शामिल हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ये कटे फटे फ्रूट जो सड़कों पे पड़े होते हैं, रेहड़ियों पे पड़े होते हैं, जो ठेलों के ऊपर बिकने वाली चीज़ें हैं, ये पोलियो के अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियों को जन्म देते हैं,
کیونکہ پولیو کا وائرس جب انسانی فضلے میں خارج ہوتا ہے تو وہ تحلیل ہو کر یا اڑ پھر کر یا کھانے کی خوراک کی دوسری چیزوں میں شامل ہو کر انسانی جسم میں دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کریں۔ بچوں کو اسکول میں، گھروں کے اندر، باہر ٹریولنگ کے دوران، سفر کے دوران، باہر جہاں کھانا کھا رہے ہیں وہاں پہ صاف پانی کی، صاف کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی جائیں۔ پولیو گرچہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک ہم اپنے بچوں کے اندر ویکسینیشن کا سٹیٹس 80-90% نہیں لے جائیں گے، یعنی معاشرے کے اندر 80-90% بچے پولیو کے قطروں سے محفوظ نہیں ہو سکیں گے، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمارا جو ہے سکسیس ریٹ یا ویکسینیشن ریٹ بہت ہائی نہیں لے جائیں گے، ایکچولی تو 100% لوگوں کو پولیو کے قطرے ملے ہونے چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہمارے وہ بچے جن کو ہم 1 2 3 ڈوزز دے چکے ہوتے ہیں وہ بھی پولیو سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ غرض اس بات کا مقصد یا لب لباب یہ ہے کہ اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے، اس کو 100% روکا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک اس مشکل سے آزاد ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ بیماری ایک دفعہ ہو جائے تو اس کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے۔ جب ایک پولیو کا کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% بچوں کو معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر پولیو وائرس نے اٹیک کیا ہے۔ یعنی ہر اس بچے کو جس کے اندر پولیو کا وائرس داخل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ فالج ہو، عمومی طور پہ اس کو پیٹ خراب کی کیفیت، ہلکا ہلکا بخار، تھوڑا نزلہ زکام کی کیفیت، اس طرح کی کیفیات سے گزرنے کے بعد مسلز میں یعنی پٹھوں میں تناؤ پیدا ہو جانا، ان میں درد رہنی، اور اکثر بچے فارچونیٹلی اس سسٹم سے نکل آتے ہیں اور وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن چند بدقسمت ایسے بچے ہوتے ہیں جن میں یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہوا ان کے اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے اور وہ فالج کی صورت میں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ ایک دفعہ فالج ہو جائے تو ان بچوں کو ہم ریہیبلیٹیشن کے ذریعے نارمل کے قریب تو لا سکتے ہیں، لیکن مکمل معذوری کو ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میڈیکل سائنسز کی تمام ترقی کے باوجود، مصنوعی اعضاء کی فراوانی یا سہولت کے باوجود، اصل اعضاء اور مصنوعی عضو میں بہت فرق ہے۔ مصنوعی ہاتھ اور اس اصل ہاتھ میں جو قدرت کا عطیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحت ایک ایسا انمول عطیہ ہے قدرت کا جس کا انسان جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرے بہت کم ہے، اور اس شکر کے ایک میں سمجھتا ہوں اہم جز جو ہے، یا اس شکر کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اس صحت کو محفوظ رکھا جائے، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے عزیز و اقارب کی۔ اور اس صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن بیماریوں کے حفاظتی ٹیکے یا حفاظتی تدابیر موجود ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے۔ پولیو کے بارے میں بار بار اس بات کے اوپر ایمفیسس یا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ پولیو کے چند قطرے ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کے بچوں کو، ہمارے قیمتی سرمایہ کو مکمل معذوری سے ہمیشہ کے لیے بچا سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوتاہی اور غفلت ہمارے بچے کی ساری زندگی کی معذوری کا باعث بن جاتی ہے۔
मैं चाहता हूं कि चंद बातें आपके साथ दोबारा शेयर करूं। पोलियो काबिले इलाज मर्ज़ नहीं है, लेकिन पोलियो 100% रोका जा सकता है। उसके लिए आपका शऊर, आपकी कोशिश और आपकी आगाही, आपकी अपनी सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए, पूरी कौम की सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है। यानी मैं समझता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इस बात को इंश्योर करूँ कि मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको पोलियो के कतरे ना मिले हों। और इसमें एक अहम बात यह है कि जिस बच्चे को रूटीन की पोलियो की डोजेस, यानी जो वैक्सीनेशन सेंटर से, हिफाजती टीकों के मरकज़ से टीके लगे हुए हैं, उसके बावजूद पोलियो डेज़ के दौरान पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि खुदा न खास्ता जिस बच्चे को पोलियो हो जाए उसको भी पोलियो के कतरे पिलाना दोबारा इसलिए ज़रूरी है कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, पोलियो की 3 टाइप्स हैं। आप ये समझें कि इस बीमारी के लिए 3 भाई हैं, और वो एक वायरस अगर पोलियो का अटैक करता है तो इंसानी जिस्म के अंदर उस वायरस के ख़िलाफ़ तो क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है, मगर टाइप 2 और 3 के ख़िलाफ़ नहीं होगी। यानी पोलियो के एक मर्ज़ को दोबारा दूसरी टाइप के वायरस के साथ मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसलिए खुदा न खास्ता अगर पोलियो हो भी जाए तो फिर भी ये कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मतलब इसकी क्या हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए। पहली हिफाजती तदाबीर, हम राइट एट बर्थ, पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। फिर उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे उसको पोलियो के कतरे मिलते हैं। उसके बाद साल में 3 से 5 पोलियो डेज़ मुख्तलिफ़ जगह पे, मुख्तलिफ़ ममालिक में मनाए जाते हैं। उन तमाम के दौरान तमाम बच्चों को इस मुल्क के जो कीमती सरमाया हैं, ये पोलियो के कतरे ज़रूर मिलने चाहिए। उसके बाद खाने पीने की चीज़ों में एहतियात जो है, जैसा मैंने कहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ़ हो। साफ़ पीने का पानी सिर्फ पोलियो नहीं, बहुत सारी और बीमारियों से बचाता है। खाने पीने की वो अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में, उनकी सफाई का इंतज़ाम, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल, ये वो चंद बातें हैं जिनके ऊपर हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा होता। ये पोलियो के कतरे और मुहिम जो है, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान बेइंतहा अखराजात बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि ये समझते हुए कि ये हमारा कीमती तरीन सरमाया है, इसको हर कीमत पे बचाना है। उसके लिए बहुत सारी डोनर एजेंसीज़ भी हुकूमत की मदद कर रही हैं, लेकिन ये तमाम तदाबीर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुआशरे का हर फ़र्द एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए एक तहरीक ना चलाए। और वो तहरीक है कि पोलियो डेज़ के दौरान हर बच्चे तक पहुंचा जाए। जो बच्चे नहीं पहुंच सकते उनको उठा के, गोद में उठा के, समझा के, साथ ले जाके पोलियो के मराकज़ तक ले जाया जाए और अपनी कौमी ज़िम्मेदारी पूरी की जाए। मैं समझता हूँ जब तक हम तमाम लोग अपनी ये कौमी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, ये सिर्फ हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं, हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। हम उन बच्चों के मुजरिम ठहरेंगे जो पोलियो का शिकार हो जाएंगे। ये मासूम बच्चे, ये मासूम फूल, ये हमारा कीमती सरमाया ही नहीं, हमारा दिल, हमारी जिगर, हमारी जान है, ये हमारा फ्यूचर है और यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। इनको बचाना हम सब का बहुत अहम और कीमती फरीज़ा है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।